डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा है। मैं जमालपुर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ वाणिज्य संकाय में। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 बिजनेस लॉ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बिजनेस लॉ व्यावसायिक अधिनियम में कई अधिनियम हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल एक्ट। तो मैं आज इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इंडियन सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विक्रय और विक्रय के अनुबंध। समान तौर पर जब कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज, संपत्ति, वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य पर हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करने का वचन देता है, तो ऐसे अनुबंध को हम विक्रय, और जिस चीज को भविष्य में बेचने का वचन देता है उसको हम विक्रय का अनुबंध करते हैं। तो विक्रय और विक्रय के अनुबंध तो अलग अलग है, विक्रय अलग है और विक्रय का अनुबंध अलग है, लेकिन दोनों ही में वस्तु के क्रय विक्रय होते हैं। एक पक्ष जो वस्तु क्रय करते हैं वो क्रेता कहलाते हैं और दूसरा पक्ष जो वस्तु को बेचते हैं वो विक्रेता कहलाते हैं। इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 4(1) के अनुसार वस्तु बिक्री अनुबंध का आशय ऐसे अनुबंध से है जिसके द्वारा विक्रेता क्रेता को एक निश्चित मूल्य के बदले माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करने का ठहराव करता है। इस प्रकार विक्रय एक प्रसंविदा है जिसके अंतर्गत विक्रेता क्रेता को एक निश्चित मूल्य लेकर अपनी कोई वस्तु या संपत्ति हस्तांतरित करता है। एक अन्य स्वामी और दूसरे पक्षकार के बीच विक्रय का अनुबंध हो सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है तो ऐसे अनुबंध को विक्रय कहते हैं। परंतु जब माल का स्वामित्व भविष्य के तिथि पर अथवा किसी शर्त के अधीन हस्तांतरित होने का होता है जिसे कि बाद में पूरा किया जाना है, तो ऐसे अनुबंध को विक्रय का ठहराव कहते हैं। और जब वह समय व्यतीत हो जाता है अथवा उस शर्त की पूर्ति हो जाती है जिसके अधीन माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होना है, तो विक्रय का ठहराव विक्रय बन जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ए अपनी मोटर कार बी के हाथ 5 लाख रुपया में विक्रय करता है। तो यहां पर ए जो है अपना मोटर कार का स्वामित्व बी को 5 लाख के प्रतिफल में हस्तांतरित करता है। ये विक्रय हुआ, इसे हम विक्रय कहेंगे। परंतु इसी कार को बी यदि यह कहे कि मैं आपसे आपकी कार 5 लाख रुपया में खरीदूंगा, बशर्ते कि आप इसका ओवरवायरिंग करा के दें, सर्विसिंग करा के दें, मरम्मत करा के दें, और जब ये मरम्मत करा लेंगे तो मैं आपसे आपका कार 5 लाख रुपया में खरीद लूंगा। तो यहाँ पर विक्रय का ये ठहराव हुआ, एक समझौता हुआ ए और बी के बीच में कि जब कार के मरम्मत हो जाएंगे, सर्विसिंग हो जाएंगे, तो बी ए से कार खरीद लेंगे। बी कार का मरम्मत करा करके ए कार का मरम्मत करा के बी के हाथ 5 लाख रुपया में अब दे देते हैं, तो यही विक्रय का समझौता अब क्या बन जाता है? विक्रय बन जाता है। इसलिए विक्रय और विक्रय के समझौता दोनों दो टर्म है।
विक्रय में प्रतिफल के फलस्वरूप माल का स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाता है, परंतु विक्रय के समझौता में माल का स्वामित्व आगे के तिथि में या शर्त के पूरा होने पर हस्तांतरित होता है। तो विक्रय शर्त रहित होता है और विक्रय का समझौता शर्त सहित होता है। विक्रय वर्तमान में होते हैं और परंतु विक्रय का समझौता जो है वो विक्रय में परिवर्तित होता है भविष्य में। तो मैं समझता हूं कि आप विक्रय और विक्रय के ठहराव दोनों टर्म समझ गए हों। उपरित परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विक्रय के निम्न विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता है क्रेता तथा विक्रेता। वस्तु विक्रय अनुबंध में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचते हैं या विक्रय का समझौता करते हैं, उसे हम विक्रेता सेलर कहते हैं। और दूसरा पक्ष जो वस्तु को क्रय करते हैं या क्रय करने का समझौता करते हैं, उसे हम क्रेता परचेजर करते हैं। अतः वस्तु विक्रय अधिनियम में दो पक्ष होते हैं, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। इसकी दूसरी विशेषता है माल या चल संपत्ति। वास्तव में विक्रय अनुबंध का मुख्य स्तंभ माल है। माल का आशय प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति से है। अभियोग के योग्य दावे और मुद्रा के अलावा माल से स्टॉक, शेयर, फसलें, हरास एवं भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं और पुराने दुर्लभ सिक्के भी शामिल हैं। इसकी तीसरी विशेषता है मूल्य या कीमत, प्राइस। मूल्य का आशय विक्रय के प्रतिफल से है, जो सदैव मुद्रा के स्वरूप में होना आवश्यक है, क्योंकि यदि विक्रय का प्रतिफल वस्तु के रूप में चुकाया जाए तो वह विक्रय नहीं होगा बल्कि वस्तु विनिमय होगा। अतः विक्रय के लिए विक्रय का प्रतिफल मुद्रा में ही चुकाया जाना होना चाहिए। यदि ये मुद्रा में नहीं चुकाए जाते, वस्तु में चुकाए जाते हैं, तो विक्रय नहीं होकर यह विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि ए ने अपनी मकान बी के हाथ 5 लाख रुपया में बेचता है। यहां पर माल का मूल्य 5 लाख हुआ जो मुद्रा में है, और यही इसी को हम कहें ए अपनी मकान 5 लाख रुपया का बी को दे देता है, जिसके बदले में बी उसे 5 लाख का कार दे देता है। तो ये विक्रय नहीं होंगे, ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएंगे। अतः विक्रय जो होंगे वो मुद्रा में होंगे और तभी ये विक्रय कहलाएंगे। चौथा शर्त है स्वामित्व हस्तांतरण। वस्तु विक्रय में बेची गई वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होता है, परंतु यदि माल का स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में होना है अथवा किसी शर्त के पूरा होने पर आधारित हो तो उस शर्त को विक्रय का ठहराव कहते हैं। विक्रय में माल का स्वामित्व जैसे ही विक्रेता क्रेता के हाथ भेजता है, तत्क्षण स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है और बेची गई वस्तु क्रेता के आधिपत्य में, पोजीशन में रहता है। क्रेता उसका प्रयोग कर सकता है और साथ ही वह उसका मालिक भी बनता है। लेकिन विक्रय के अनुबंध में बेची जाने वाली वस्तु का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलेगा जब वो भविष्य की तारीख या शर्त पूरा करेंगे।
5वां है वैध अनुबंध के लक्षण। वस्तु विक्रय अनुबंध की पूर्ण वैधता के लिए समान वैध अनुबंध के सभी लक्षणों का होना आवश्यक है, जैसे पक्षकारों की अनुबंधीय योग्यता, स्वतंत्र सहमति, न्यायोचित उद्देश्य और प्रतिफल इत्यादि। इस छठी विशेषता है अनुबंध का अस्पष्ट या गर्भित होना। प्रचलित अधिनियम में अनुबंध अस्पष्ट या गर्भित हो सकता है, अर्थात अनुबंध लिखित या मौखिक अथवा आंशिक मौखिक या लिखित हो सकता है, या पक्षकारों से व्यवहार द्वारा अनुबंध गर्भित हो सकता है। अंग्रेजी अधिनियम में 10 पाउंड या अधिक भार का विक्रय अनुबंध आवश्यक रूप से लिखित होना चाहिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर। जैसा कि आप पहले भी आप सुन चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई वस्तु या संपत्ति या चीज किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल या निश्चित मूल्य पर अपनी वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण करता है तो यह विक्रय कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने किसी वस्तु का स्वामित्व एक निश्चित मूल्य पर भविष्य के किसी तिथि पर या किसी शर्त के पूरा होने पर हस्तांतरण करता है, यह विक्रय का समझौता कहलाता है। जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी समय पर होता है अथवा भविष्य के किसी शर्त को पूरा करने पर निर्भर करता है तो ऐसे प्रतिविदा को विक्रय का प्रतिविदा कहते हैं। इस प्रकार विक्रय और विक्रय के प्रतिविदा में निम्न अंतर है। दोनों एक ही शब्द या दोनों का मतलब एक ही नहीं है, बल्कि दोनों में अंतर है, जिसमें सबसे पहला अंतर है स्वामित्व। अंतर का जो आधार है वह स्वामित्व है। विक्रय में क्रेता तुरंत ही माल का स्वामी हो जाता है, परंतु विक्रय के ठहराव में निर्धारित समय की बीत जाने के बाद अथवा ठहराव के अधीन शर्तों को पूरा हो जाने के बाद ही क्रेता माल का स्वामी होता है। दूसरा है समय। विक्रय वर्तमान अनुबंध होता है, विक्रय का ठहराव भावी अनुबंध होता है। तीसरा मूल्य के लिए बाद। विक्रय में क्रेता जब माल की कीमत नहीं चुकाता है तो विक्रेता माल अपने अधिकार में होने पर भी कीमत के लिए वाद केस प्रस्तुत कर सकता है। विक्रय के ठहराव में क्रेता द्वारा माल की स्वीकृति न लेने पर अथवा माल का मूल्य न चुकाने पर विक्रेता केवल हट जाने के लिए की बात प्रस्तुत कर सकता है, कीमत के लिए नहीं। चौथा जोखिम। विक्रय हो जाने के बाद माल नष्ट हो जाने पर विक्रेता के कब्जा में माल के रहने पर भी हानि क्रेता को ही सहन करनी पड़ती है, किंतु विक्रय के संविदा में हानि विक्रेता को ही सहनी पड़ती है। पांचवा विक्रेता का दिवालिया होना। विक्रय में जब माल के सुपूर्ति देने के पहले ही विक्रेता दिवालिया हो जाता है तो क्रेता ऑफिशियल रिसीवर से भी माल का सुपूर्ति ले सकता है, परंतु विक्रय के ठहराव में विक्रेता के दिवालिया होने पर यदि क्रेता ने माल का मूल्य भुगतान कर दिया है तो क्रेता अपनी अंश के मुताबिक लाभांश का दावा कर सकता है। शर्त। विक्रय के अनुबंध पूर्ण एवं शर्त रहित होता है। विक्रय का ठहराव और पूर्ण एवं शर्त सहित होता है। सातवां अधिकार। विक्रय में क्रेता को विश्वव्यापी अधिकार प्राप्त होता है और वह संविदा के माल की कोई भी व्यवहार कर सकता है। इसमें विक्रेता अनुबंध भंग के लिए केवल क्षति के लिए बाद केस प्रस्तुत कर सकता है और क्रेता वस्तु का पूर्ण स्वामित्व पा जाता है, परंतु विक्रय के अधिनियम में
में विक्रेता अपनी इच्छा अनुसार वस्तु बेच सकता है और क्रेता तथा क्रेता दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध अनुबंध भंग की दशा में केवल क्षति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रहता है। 8वां, क्रेता का दिवालिया होना। विक्रय में क्रेता के दिवालिया होने पर विक्रेता को क्रेता द्वारा खरीदा गया माल ऑफिसर रिसीवर को सुपुर्द करना पड़ता है। विक्रय के ठहराव में यदि क्रेता वस्तु की कीमत चुकाने के पहले ही दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो विक्रेता वस्तु की कीमत पाने पर माल का सुपुर्दी नहीं दे सकता। 9वां, विक्रेता द्वारा त्रुटि। विक्रय में जब विक्रेता माल देने में त्रुटि करता है तो क्रेता केवल अपने क्षति के लिए नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति पर भी माल के स्वामी के रूप में वाद प्रस्तुत कर सकता है। विक्रय के ठहराव में क्रेता केवल अपने क्षति के लिए ही वाद प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि माल का स्वामी विक्रेता ही होता है। इस प्रकार आज मैं आप लोगों को विक्रय और विक्रय के ठहराव क्या है, विक्रय की विशेषताएं क्या है और विक्रय और विक्रय के ठहराव में क्या अंतर है ये बताया। आप चाहें इसका प्रश्न बनाकर आंसर बना सकते हैं। इसके प्रश्न होंगे, विक्रय से आप क्या समझते हैं, विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं, विक्रय और विक्रय ठहराव में अंतर स्पष्ट करें। धन्यवाद।